हेलो बच्चों, मैं विश्वदीप त्रिपाठी आप लोगों का अपने केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल में बच्चों हम नीट और जेईई से रिलेटेड केमिस्ट्री के चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो इसी के मद्देनज़र आज हमने सॉल्यूशन चैप्टर को लिया हुआ है। सॉल्यूशन ये क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप ये अच्छे से जानते हैं। इस चैप्टर में आपके जो नीट एंड जेईई ये दोनों ही एग्ज़ाम चाहे ले लीजिए, नीट में, जेईई मेंस प्लस एडवांस, यानी आपका मेंस प्लस एडवांस दोनों में ही इस सॉल्यूशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं और अच्छे लेवल के आते हैं। नीट में भी ठीक ही ठाक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन का लेवल रहता है वो अच्छा रहता है, राइट। इस बार के जैसे नीट एग्जाम में सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन रहा वो अच्छा लेवल का रहा क्वेश्चन। जेईई में तो ऑब्वियस सी बात है। और पहली बात ये होती है कि नीट वाले जो बच्चे होते हैं इस चैप्टर को देख करके भाग जाते हैं। उनके लिए सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम ये चैप्टर ऐसे होते हैं, उनको कुछ बच्चों के लिए तो सर के ऊपर चुभ जाते हैं। लेकिन है कुछ नहीं इस चैप्टर में। सॉल्यूशन चैप्टर में ऐसा कुछ डरने का बात नहीं है। अगर आपने बेसिकली इस चैप्टर में अगर आपने फॉर्मूला को ध्यान में रखा है तो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। ज़्यादातर इसमें फार्मूलाज हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है तो फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूले से ही है। अगर आपको फार्मूले याद है तो क्वेश्चन आपसे होंगे, अगर फार्मूले नहीं याद है तो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं होने वाले। बात क्लियर? तो चलिए हम अपने सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर में देखिए बच्चों, अगर हम कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि हम अपने घर में भी सॉल्यूशन तैयार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाटर, ये बीकर है जिसमें आपने वाटर ले लिया। इस बीकर में आपने क्या लिया है? वाटर लिया हुआ है। ये वाटर है। इसमें सपोज कर दीजिए आपने इसमें कुछ क्रिस्टल नमक के ऐड किए, नमक इसमें आपने डिसॉल्व कर दिया, यानी कि ये सॉल्ट इसमें आपने ऐड किया, सॉल्ट। तो ये जो सॉल्यूशन बना ये किसका बना? दैट इज द कॉल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन। आप इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में हम दो चीजें जरूर रिक्वायर्ड होती हैं। एक पहला, यानी कि पहली चीज रिक्वायर्ड होती है हमारे पास क्या होना चाहिए? सॉल्यूट। और अनदर क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास ये चीज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। बिना खाली आप सॉल्यूट ले लीजिए तब भी सॉल्यूशन नहीं तैयार होगा, केवल सॉल्वेंट लेने तब भी सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा। यानी कि सॉल्यूशन में ये दोनों कंपोनेंट जब आपस में ऐड होते हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करके, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट हमारा कैसा एक्ट करेगा? एज ए सॉल्यूट। और वाटर हमारा कैसा एक्ट करेगा? सॉल्वेंट। वाटर को एक केस में देखा, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है बच्चों। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्योंकि मैक्सिमम चीजें उसमें डिसॉल्व होती, सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, अंडरस्टूड बच्चे? बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान सी बात है, बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आगे हम जब कंसंट्रेशन टर्म वो सब यूज करेंगे तो वहां पे न्यूमेरिकल आएगा। ओके, अब देखिए, अब हम चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में डिफाइन करते हैं, सॉल्यूशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि अगर आपने ये तो सॉल्यूशन ले लिया, एक ये सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, लेकिन अब देखा जाए कि अगर आपने एक कंडीशन और ले लीजिए कि हमारे पास क्या है? बीकर। इस बीकर में हमने ले लिया क्या? वाटर। आपके पास वाटर है। अब लेकिन आपने इसमें जो पार्टिकल्स डाले हैं, ये इसमें जो पार्टिकल्स हैं मान लीजिए सैंड पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स। तो यहां पे भी तो सैंड और वाटर आपने लिया, लेकिन ये जब आप इसको चम्मच से डिसॉल्व करिए, चाहे जितना भी डिसॉल्व करिए, यहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं होगा। यानी सैंड की लेयर आपको अलग दिखेगी, सैंड अलग दिखाई देगा,
और वाटर अलग दिखाई देगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम, सेटल डाउन हो जाएगा सैंड आपका। तो ये भी एक सॉल्यूशन बन रहा है। यानी सॉल्यूशन को दो कैटेगरी, यानी ये भी एक तरह का, यानी कि दैट इज कॉल्ड सैंड सॉल्यूशन, सैंड सॉल्यूशन। अगर हम इसमें सॉइल ले लेते तो सॉइल सॉल्यूशन, जैसे कि मड देख लीजिए, बारिश में कीचड़ हो ही जाता है, यानी पानी और वहां पे क्या होता है, वाटर और सॉइल ये आपस में मिल करके रिएक्शन कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिसे आप क्या कह रहे हो, मड। बात क्लियर? तो अब सॉल्यूशन के बारे में डिफाइन किया गया है कि सॉल्यूशन भाई देखो दो तरह का है। एक आपको सॉल्यूशन जहां पे आपने देखा कि ये सॉल्ट सॉल्यूशन था या शुगर सॉल्यूशन, जहां पे कि पूरी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट पूरा डिसॉल्व हो जाता है, जबकि यहाँ पे सैंड के केस में सॉल्यूट पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, सैंड डिसॉल्व नहीं होगी। तो इसी बेसिस पे तो सॉल्यूशन बेसिकली कहा किसको जाएगा, तो सॉल्यूशन का डिफाइन किया गया है, साइंटिस्टों ने कहा कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर, यानी कि क्या बोला उन्होंने कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर whose composition can be varied up to a certain limits only। यानी इस सॉल्यूशन की अगर डिफिनीशन आपसे पूछी जाएगी कि सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या होगी, तो बेटा आप क्या डिफाइन करोगे कि बेसिकली ये क्या होना चाहिए, ये देखिए होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजेनस क्या हो जाता है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये जैसे आपका जो सॉल्ट सॉल्यूशन था यहाँ पे, ये क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, जबकि जो आपका ये सैंड सॉल्यूशन है ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो बात समझ में आ गई कि जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे से डिसॉल्व हो, पूरी तरह से घुल जाए, समझ रहे बातों को, यानी होमोजेनस मिक्सचर को जो हम डिफाइन कर रहे हैं, होमोजेनस मिक्सचर के बारे में, होमोजेनस मिक्सचर में क्या बात आ जाएगी, समझ रहे, होमोजेनस मिक्सचर solute are completely dissolved, in given solvent। जो भी आपको सॉल्वेंट दिया गया हो उसमें सॉल्यूट का पूरी तरह से घुल जाना चाहिए, तो वही सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, होमोजेनस सॉल्यूशन या होमोजेनस मिक्सचर। अगर हेट्रोजेनस सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन यानी कि जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल क्या हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये आपके किसके केस हो गए, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, होमोजेनस के केस। हेट्रोजेनस सॉल्यूशन में क्या होगा, इन हेट्रोजेनस सॉल्यूशन solute and solvent सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को ना कहें तो आप बेसिकली सीधा यही बात कहें यहाँ पे कि इन हेट्रोजेनस सॉल्यूशन सॉल्यूट आर नॉट completely dissolved in given, यानी जो भी आपको सॉल्वेंट दे दिया जाए
क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आ जाए तो वहाँ पे अलग अलग सॉल्वेंट हैं, अल्कोहल, वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट आपको दिए जा सकते हैं। अब जैसे ये क्या हो गया, आपका सैंड सॉल्यूशन हो गया, सैंड सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन, ये सारे क्या हो गए। यहाँ पे आपको पूरी तरह से डिसोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको सेटल डाउन मिलेगा सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर अ सर्टेन टाइम। बात समझ रहे हैं, क्लियर बात है ना बच्चों। तो ये सॉल्यूशन के बारे में एक थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया मैंने, ये बेसिकली सॉल्यूशन के बारे में एक इंट्रो हुआ कि ये क्या है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ये आपके लिए मैंने डिफिनीशन लिखी, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड अप टू ए सर्टेन लिमिट्स ओनली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कंपोनेंट, अब सॉल्यूशन में जो भी हम यूज कर रहे हैं उन्हें हम क्या करें, कंपोनेंट्स, द सब्सटेंस जो भी यूज किए जाते हैं फॉर मेकिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। यानी कि अगला पॉइंट हम यहाँ पे कहते हैं द substance used for making solution are called component। जी, यानी कि हम उनको क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। यानी हमने सॉल्ट हमारा क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया, शुगर वहाँ क्या था, कंपोनेंट था, सैंड क्या है, कंपोनेंट। यानी कि जो भी हम यूज कर रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट कह रहे हैं। राइट, बात क्लियर। तो अब जैसे मान लीजिए कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों ने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ऑन द basis of number of component solution are of following types, यानी कि कंपोनेंट के बेसिस पे, यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशंस के टाइप किए गए हैं। तो क्या क्या टाइप किए गए बच्चों, देखिए आप बच्चों, पहली हम बात यहाँ पे कहते हैं जो एक टर्म आता है दैट इज द कॉल्ड, फर्स्ट हम कह रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो जैसा आपको नाम ही दिख रहा है कि यहाँ क्या कह रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आपका वन सॉल्यूट, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, वन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट हो जाएगा और वन सॉल्वेंट हो जाएगा। तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि आपका जो सॉल्ट सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो सॉल्यूट क्या हो गया था, सॉल्ट हो गया था, और सॉल्वेंट हमारे पास क्या था, यहाँ पे वाटर था। तो ये हमारा क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल ले, शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन में बच्चों क्या था हमारे पास, सॉल्यूट क्या था, शुगर था, शुगर वहाँ पे सॉल्यूट था, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। बात क्लियर, समझ रहे बातों को। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। अब इसी के बाद अगला केस आता है, नेक्स्ट केस देखते हैं, दैट इज द कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी यानी कि यहाँ पे टर्नरी यानी कि इस केस में, इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, 3। यानी कि टर्नरी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट इन टर्नरी सॉल्यूशन आर 3।
यानी टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे टर्नरी सॉल्यूशन में? 3 कंपोनेंट्स होंगे। अब क्या क्या हो सकता है, अगर हम मान ले टर्नरी सॉल्यूशन के केस को लेते हैं तो अगर 1 सॉल्यूट हो सकता है, 1 सॉल्यूट, साथ में 2 सॉल्वेंट, 2 सॉल्वेंट, बात क्लियर? जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल यानी कि हम मान लीजिए कि NaCl ले रहे हैं और NaCl को हम किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, वाटर भी ले लिए हैं और साथ में क्या ले लिए हैं, एल्कोहल भी ले लिए हैं, राइट? बात क्लियर? तो आपके पास ये क्या है, सोल्यूट है, ये आपका सोल्यूट है और ये दोनों क्या एक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट का। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो 1 सोल्यूट 2 सॉल्वेंट, या हो सकता है कि 2 सोल्यूट 2 सोल्यूट, इसका अपोजिट 2 सोल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट, 2 सोल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट, यानी कि मान लीजिए कि NaCl भी ले लिया आपने, शुगर भी ले लिया और इन सबको डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, इन सबको डिसॉल्व कर रहे हैं हम वाटर में। तो यानी ये दोनों एक्ट कैसा करेंगे, सॉल्यूट जैसा, ये दोनों एक्ट कैसा करेंगे, सॉल्यूट, और ये क्या होगा आपका सॉल्वेंट। समझ रहे बातों को? तो दैट इज द कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे। अगला बात आता है नेक्स्ट सॉल्यूशन का पार्ट है, दैट इज द कॉल्ड क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन के केस में अगर हम इन केस ऑफ क्वाटर्नरी सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 होंगे। यानी इन सच केस टोटल नंबर ऑफ component will be 4. In such case total number of component will be 4. 4 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, बात समझ में आई? अब 4 कंपोनेंट्स हो गए तो यानी क्या, एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल डिस्कस किया कुछ, सिमिलरली हम यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। अब 4 कंपोनेंट्स यानी 1 सॉल्यूट ले लीजिए और 3 सॉल्वेंट ले लीजिए, या 2 सॉल्यूट हो जाएगा प्लस 2 सॉल्वेंट हो जाएगा, या इसका 3 सॉल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट। यानी ये चीजें इसकी हो सकती हैं। ये सारे ही केस में देख लीजिए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो आएंगे वो कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं बच्चों, 4 होंगे कि नहीं, राइट? बात क्लियर? जैसे कि मान लीजिए 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट लीजिए, कि NaCl और शुगर ले लीजिए और वाटर और एल्कोहल ले लीजिए। बात समझ में आई? क्लियर बात? तो यही चीज है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को टोटल 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए। इससे ज्यादा आपके सिलेबस में जाने की जरूरत नहीं है। पेंटर ये सब इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं, बस बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटर्नरी, ये 3 टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों? अब देखिए यहाँ पे इसके बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिपेंड अपॉन दी, अगला इसी में सॉल्यूशन का अगला वो टाइप है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उस पर भी डिसाइड किया गया। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट पे हमने डिसाइड किया था। अब डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फर्दर क्लासिफिकेशन नेक्स्ट है। तो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहां पे अगला क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करें, ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। जो पहला क्लासिफिकेशन था आपने देखा था वो किस पे बेसिस था, यानी जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपने देखा ये किससे रिलेटेड था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट।
ये जो क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन आपके ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट पे था, जबकि ये वाला क्लासिफिकेशन हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलिए बिल्कुल अच्छे से समझ गए। चलिए तो पहला हम यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं तो आपको थोड़ा इजीली होगा समझने के लिए कि हम एक तरफ हम मेंशन कर रहे हैं किसको, सॉल्यूट को, एक साइड हमने चार्ट बना लिया सॉल्यूट का, और एक साइड हमने लिख लिया किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। बात समझ रहे बच्चों, ये एग्जाम्पल, ये सॉल्वेंट, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूट आते हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट आपके अंदर डिस्कस करते हैं, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज द कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, सॉलिड सॉल्यूशन को, राइट, बात क्लियर। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि जिस चीज के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी तो सारे सॉल्वेंट फिर वहां क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। अगर हम सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं तो ये भी तीनों हम बना देते याद, आपको आसानी से याद रखने के लिए। अब देखिए, यानी कि हम एक बार सॉलिड में सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे, एक बार लिक्विड को और एक बार गैस को, हम तीनों केस के लिए डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल, यानी पहला केस हम सॉल्यूट, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं। यानी अगर हम सॉलिड भी हमारा क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट भी क्या हमारा, सॉलिड है। अब ऐसा तो है नहीं कि नमक और चीनी दोनों को मिला दीजिए और कह दीजिए ये तो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है, घुलना भी तो चाहिए, मिलना भी तो चाहिए उसको, राइट, बात क्लियर। तो जैसे आप एक अच्छा एग्जांपल है इससे रिलेटेड, आप जानते हैं एलॉयज, एलॉय इसके अच्छे एग्जांपल है, जहां पे हम क्या करते हैं, मेटल को मेल्ट करके मिलाते हैं। जैसे कि अच्छा एलॉयज जिसमें कि आप जानते हैं ब्रास में हम क्या मिलाते हैं, कॉपर एंड जिंक। ब्रास में क्या यूज करते हैं, कॉपर एंड जिंक, राइट। तो इसमें कॉपर भी किस फेज में है, सॉलिड फेज में है, और जिंक किस फेज में है, ये भी सॉलिड फेज में है। यानी इन दैट केस यहाँ पे बोथ कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बोथ कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन सॉलिड फेज एंड सो दैट इज कॉल्ड द सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट आता है अगला फेज हमारे पास, हम सॉल्यूट अब फर्दर क्या लेंगे, लिक्विड ले रहे हैं। नेक्स्ट फर्दर इन दैट केस दैट इज द लिक्विड। तो इन दैट केस हमारे पास जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट वो क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। तो जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मरकरी विथ सोडियम, मरकरी में हम सोडियम डिसॉल्व कर रहे हैं, राइट, बात क्लियर। तो मरकरी हमारा किस फेज में है, लिक्विड फेज में है, और सोडियम हमारा क्या है, सॉलिड फेज में है, ठीक है, बात क्लियर। तो दैट इज द ऑल्सो एग्जांपल, यानी कि लिक्विड प्लस सॉलिड। नेक्स्ट आते हैं अगला सॉल्यूशन, गैस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर। गैस सॉलिड में डिसॉल्व हो रही है, सॉल्वेंट हमारा कौन है, सॉलिड। ऐसा कंडीशन क्या हो सकता है, आप सोचिए, अगर मेटल सरफेस जो हमारे रखे, मेटल सरफेस जो भी है उसके ऊपर गैस क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और वो डिसॉल्व हो गई धीरे धीरे। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जो रस्टिंग होती है वहां पे क्या होता है, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन वो जाके आयरन, जैसे ये आयरन की लेयर उस पर जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट, बात क्लियर। और फिर वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है और गला दे रहा है उस लोहे को, उस आयरन को वो क्या कर दे रहा है, मेल्ट कर दे रहा है। यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल सरफेस, यानी यहाँ पे एग्जांपल क्या लेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल सरफेस। समझ रहे बच्चों, बिल्कुल। तो ये जितने केस आपने देखे, ये केस किससे रिलेटेड थे, सॉलिड सॉल्यूशन से रिलेटेड थे। यानी कि ये एलॉय भी सॉलिड सॉल्यूशन है, मर्करी प्लस सोडियम दैट इज आल्सो सॉलिड सॉल्यूशन, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल सरफेस दैट इज द केस ऑफ आल्सो सॉलिड सॉल्यूशन। इन दैट केस you can clearly understood which one is solute and which one is the solvent, just like that is कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल सरफेस, नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल सरफेस, इन दैट केस which one is the solute and which one is the solvent. So you understood that here is the gas act as the solute and the solid metal surface act as the solvent,
अंडरस्टूड नाउ। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। समझ रहे बच्चे, आराम से समझिए, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं, अगला केस हमने सॉलिड सॉल्यूशन के लिए बात कर ली। अब नेक्स्ट आते हैं अपना लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें ज़्यादा सर फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, अपने नोट्स और कॉपी में नोट करते जाइए इसे। दैट इज द बेस्ट नोट्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो एंड दैट विल बेस्ट फॉर योर नीट जेईई ऑल्सो। क्लियर दैट। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सॉल्वेंट क्या होगा हमारा वहां, केवल सॉलिड, यानी सारे तीनों मैंने चार्ट बनाए। तो उसी तरह फर्दर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही आपने सोचा, हम यहाँ पे सॉल्वेंट सारे डालेंगे लिक्विड को, यानी 3 बार हम लिक्विड लिख देते क्योंकि एक बार सॉलिड में, एक बार लिक्विड में और एक बार गैस में डिसॉल्व करके हम देखेंगे। तो दैट इज द नेक्स्ट केस विच इज रिलेटेड विद द लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम तीनों बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि हमारे को 3 एग्जाम्पल ऐसे बोर्ड में थोड़ा आसानी रहती है अगर ये आता है तो। ठीक है, यानी लिक्विड सॉल्यूशन का पहला केस लेते हैं। सबसे पहले हमने सॉलिड को किस में डिसॉल्व किया, लिक्विड में। अगर सॉलिड को बच्चों लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो सबसे ये तो जानते हैं, ये बहुत ही आसान सा है, इसके एग्जांपल आपको क्लियर है। यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्ट सॉल्यूशन आप बना लीजिए, शुगर सॉल्यूशन आप बना लीजिए। तो ये सारे जो केस हो जाते हैं किसके होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं, यहां पे हम नेक्स्ट है सॉल्यूट भी लिक्विड है एंड सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है। बात क्लियर, दोनों ही लिक्विड हो गए हैं, और सॉरी दोनों ही यहाँ पे लिक्विड फेज में आ गए हैं, है ना। यानी सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो सर ये सॉल्यूशन होगा कैसे। लेकिन भाई है ये सॉल्यूशन, लेकिन उसको हम नाम क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, राइट। सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, लिक्विड, बिकॉज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ कंपोनेंट आर इन द लिक्विड फेज। सो दैट द बेस्ट एग्जांपल बड़ा अच्छे से जानते होंगे, एल्कोहल प्लस वाटर। चलिए ज्यादा मुस्कुराने की बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सैटरडे नाइट वाली पार्टी का डिस्कस नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे हम सॉल्यूशन चैप्टर पे डिस्कस कर रहे हैं कि liquid and liquid both components, alcohol also in the liquid phase and water is also in the liquid phase, so that is the case of the liquid solution. Very good, understood. चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब हमें सॉलिड को डिसॉल्व कर लिया, लिक्विड को डिसॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं किसकी ओर, गैस की ओर। गैस को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड में। गैस को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड में। अरे बेस्ट एग्जांपल है भाई, याद करो कौन सा ऐसा है जहां पे गैस डिसॉल्व होती है, किस में, लिक्विड में। कोल्ड ड्रिंक है आपका, कोल्ड ड्रिंक, जैसे कोल्ड ड्रिंक में देखते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस जितने हैं लिखा रहता है उसमें कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जिसमें हम गैस को डिसॉल्व करते हैं किस में, लिक्विड में ही। आप देखें जब आप तेजी से उसको सेक करते हैं तो क्या होता है, उस गैस के साथ कोल्ड ड्रिंक भी बाहर आ जाती है। क्लियर बात। तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस ये आपके हो गए, और ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, तभी आपकी ये मछलियां जिंदा रह पाती हैं। यू नो दैट वेरी वेल कि उनको भी जीने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि पानी के अंदर है तो बिना, और वो सांस लेने के लिए हवा में उड़ के आएंगी, ऐसा तो है नहीं, राइट। तो ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज करती है बाय द फिन्स इन द, ये बायो वाले बच्चे तो समझते होंगे, मैथ वाले बच्चे, जेईई वाले ये भी समझते होंगे, इतना तो है नहीं। चलिए तो बात समझ गए, ये हो गया कार्बोनेटेड बेवरेजेस, आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया। कोल्ड ड्रिंक ये सब तो आप पीते ही रहते हैं, इन सब में कोई बड़ी बात नहीं। तो ये सारे केस आपके किसके हो गए, लिक्विड सॉल्यूशन के हो गए। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट केस, तीसरा केस और लास्ट केस अपने लिए आएगा। अब थर्ड केस हम डिस्कस करते हैं। थर्ड केस हमारे पास है और यहाँ पे आता है आपके पास कौन सा, इस केस में हम डिस्कस करेंगे दैट इज द गैस सॉल्यूशन। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, और वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने सोचा कि अब हम डिस्कस करेंगे किससे रिलेटेड, गैस सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे क्या होगा, सारे सॉल्वेंट बच्चों क्या होंगे, गैस होंगे। तो सॉल्वेंट अपने बिल्कुल 3 चार्ट बना लेते, 3 बार लिख लेते इसको, 3 चार्ट नहीं 3 बार लिखेंगे इसको, भावनाओं को समझिएगा। गैस, तो चलिए पहली बार हम किसको डिसॉल्व करेंगे, सॉलिड को हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड को हम गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं।
सोचिए ऐसा क्या हो सकता है कि सॉलिड जो क्या हो गैस में डिसॉल्व हो, राइट? अरे बहुत सारे हैं भाई। कैम्फर अगर देख लो, कैम्फर कहाँ चला जा रहा है? एयर में। कैम्फर का एयर में हो रहा है कि नहीं? कपूर जो पूजा में यूज होता है, कैम्फर का एयर में। डस्ट इन एयर ऑल्सो, धूल के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल इन एयर, दैट इज द ऑल्सो केस ऑफ द गैस सोल्यूशन, राइट? तो ये समझ में आया, यानी सॉलिड पार्टिकल है, डस्ट भी सॉलिड पार्टिकल है, वो कहाँ डिसॉल्व हो रहा है? गैस में डिसॉल्व हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, लिक्विड। लिक्विड का डिसोल्यूशन क्या हो रहा है? गैस में हो रहा है, यानी यहां पे क्या, वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर। समझ रहे हो? बिल्कुल आसानी सी बात है कि लिक्विड कहाँ है? गैस में, वाटर वेपर यानी एयर में है। और इसके बाद हमारा सबसे लास्ट केस आ जाइए, गैस का गैस में। गैस भी गैस में मिलाई जा रही है, सॉल्यूशन बन रहा है। ये बिल्कुल बात आसान सी है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैस। यानी कि अगर आप एक सिलेंडर में ले लीजिए, एक गैस सिलेंडर है जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस मिक्स कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मिक्सचर ऑफ गैस हो गया, है ना? आपका सराउंडिंग एयर में ये मिक्सचर ऑफ गैसेस ही है, यानी ये क्या है? गैस सोल्यूशन है। यहाँ पे ये तो है नहीं कि आपके सराउंडिंग में केवल आपको ऑक्सीजन ही मिल रही है। ये तो आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है, सबसे हायर कंटेंट नाइट्रोजन का पाया जाता है। तो देयर इज इन योर सराउंडिंग एयर, देयर इज वाटर वेपर ऑल्सो, नाइट्रोजन ऑल्सो, ऑक्सीजन ऑल्सो, देयर अदर गैसेज ऑल्सो एग्जिस्ट, राइट? बात क्लियर? तो आपका सराउंडिंग यानी एटमॉस्फेरिक गैसेज दैट कंसिस्ट ऑल्सो मिक्सचर ऑफ गैस, क्लियर दैट? तो आज आपने बच्चों देखिए यहाँ पे देखा, ये कुछ ना कुछ क्वेश्चन नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो कहीं कहीं पूछता है कुछ ना कुछ। तो आज हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया। एक क्लासिफिकेशन आपने डिस्कस किया, जो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कि बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट सॉल्यूशन जो हमने बनाया क्लासिफिकेशन का, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पे हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और उसके बाद आपने क्या देखा यहाँ पे? गैस सॉल्यूशन पे। तो ठीक है बच्चों, आप इसको आराम से देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और हम आपको इससे रिलेटेड आगे टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए आराम से, एकदम बिल्कुल सही, और मैं आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। जो भी होगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या हम आपको कुछ ही दिनों में टेलीग्राम लिंक भी अवेलेबल कराएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी आ सकते हैं, तो जहाँ पे हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर जिन बच्चों को रिक्वायर्ड होगा, या कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स चाहिए, या कुछ डाउट है, तो वो आप अपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक पर शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, बाय बाय।